गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कॉम्पैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि गेट में पूछा गया है। ये 2010 में पूछा गया है और 2017 में, मतलब ये क्वेश्चन 2 बार आपका रिपीट हो चुका है और ये चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा कि एसएससी जेईई में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ 1 नंबर क्वेश्चन। लेट Gb is the specific gravity of soil solids, W is the water content in the soil sample, where gamma W is unit weight of water and gamma D is the dry density of the soil. The equation for zero air wide line in compaction curve. कौन सी इक्वेशन होगी जो कि ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर जीरो एयर वाइड लाइन। तो सबसे पहले एक नाम यहां पे दिया गया, उसको अंडरलाइन करो, जीरो एयर वाइड लाइन। सबसे पहले हम एक कंपैक्शन कर्व बनाएंगे। उस कंपैक्शन कर्व की सहायता से हम लोग समझेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए। सपोज दैट कि मैंने एक कर्व बना दिया, दिस इज द कंपैक्शन कर्व, ठीक है। एक जनरल फॉर्म में मैंने कंपैक्शन कर्व बनाया, दिस इज द OMC, जहां पे आपका वाटर कंटेंट पे आपकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड गामा डी मैक्स। इसी के अगर आप देखोगे तो एक लाइन बनती है, दैट इज कॉल्ड जीरो एयर वाइड लाइन, दैट इज कॉल्ड जीरो एयर वाइड लाइन और 100% saturation line. Both line are identical. That is a very important. Zero air wide line और इसको 100% saturation line, both are identical. और एक खास बात ध्यान देना है कि ये दोनों लाइन आपस में, मतलब ये लाइन जो है आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं स्ट्रेट बना देता हूं बट ये स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ा सा इसमें कर्वेचर आपका होता है, कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट आपका बनाते हैं, ठीक है। बट ये लाइन जो होती है, इसको मैं एक और लिखता हूं, दैट इज नॉन लीनियर लाइन, ये भी आप बोल सकते हो, क्लियर। मुझे एक रिलेशनशिप पता है जो कि हम बेसिक फंडा पढ़ते थे, गामा डी इजकल टू 1 माइनस ईटा ए इंटू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। एक बेसिक रिलेशन था जिसको हम डील कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहां पे हमारा जीरो एयर वाइड लाइन है। अब जीरो एयर वाइड लाइन में परसेंटेज जो एयर होती है वो क्या होती है, जीरो। ईटा ए जीरो बिकॉज ऑफ दैट इज जीरो एयर वाइड, दैट इज जीरो एयर वाइड और 100% सैचुरेशन, ये भी आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड जब ईटा ए जीरो हो जाएगा तो हम यहां पे पुटअप करेंगे ईटा ए इजकल टू जीरो, तो दैट इज गामा डी इजकल टू, राइट डाउन, जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ये तो आपको मिल गया एक रिलेशन, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पे कुछ और रिलेटेड बातें हैं जिसको हम लोग डील करते हैं। अब फ्रेंड्स क्या हमारे रिलेशनशिप में कहीं पे भी ई आ रहा है और सिंगल ई आना होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे एस ई आ रहा है, केवल ई नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी एस ई है, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे जी डब्ल्यू है। तो फ्रेंड्स आपको चाहिए क्या, ई के टर्म में इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग एक रिलेशनशिप पढ़े थे क्या, दैट इज मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जी डब्ल्यू इजकल टू एस ई। क्या पढ़ा था, जी डब्ल्यू इजकल टू एस ई। हमको ये पता है कि जीरो एयर वाइड लाइन पे 100% सैचुरेशन होता है। अगर 100% सैचुरेशन होगा तो आप लिख पाओगे जी डब्ल्यू इजकल टू एस की जगह पे 1 इंटू ई, तो ई की वैल्यू हो जाएगी जी इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो दिस रिलेशनशिप इज यूज्ड इन दिस इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं यहाँ पे वाइड रेशियो की जगह पे जी इंटू डब्ल्यू पुट करूंगा तो रिलेशन आएगा गामा डी इजकल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस जी डब्ल्यू। तो ये फाइनली हमारी इक्वेशन निकल के आ जाती है। तो आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हो या आप डेराइव भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास हैं। ध्यान दीजिएगा, जी इंटू गामा डब्ल्यू इक्वेशन में हमेशा रहेगा ऊपर टॉप पे, तो जिस इक्वेशन में जी इंटू गामा डब्ल्यू है उसी को आप आंसर में लगा सकते हो। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि जी इंटू डब्ल्यू तो कभी हो ही नहीं सकता, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें, 100% सैचुरेशन होता है जीरो एयर वाइड पे, तो एस की वैल्यू तो कहीं दिखनी नहीं चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो सकता था, लेकिन यहां पे डब्ल्यू है, यहां पे जी इंटू डब्ल्यू, हमारे रिलेशनशिप में जी इंटू डब्ल्यू आता है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर इज द ए, इज द करेक्ट आंसर, माई करेक्ट आंसर इज द ए,
ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है एग्जाम में। क्या करेगा, वाटर कंटेंट दे देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर दे देगा और पूछ लेगा कि ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल कितना आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें द यूनिट वेट ऑफ, गेट में पूछा गया है, जो कि 1995 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कब, 1995 में आस्क किया ये क्वेश्चन। द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वाइड, ध्यान दीजिएगा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जीरो एयर वाइड्स पे डिपेंड करेगा किस किस फैक्टर पे। मतलब हमारा जो फार्मूला है गामा डी, जो मैंने अभी लिखा, दैट इज गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई दैट इज 1 प्लस जी इंटू डब्ल्यू। आप देख सकते हो कि जो गामा डी है इट इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड एंड यूनिट वेट ऑफ द वाटर एंड आल्सो द वाटर कंटेंट। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ थ्री थिंग्स, दैट इज फर्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स, बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड यहां पे लिख दीजिएगा, दैट इज सॉलिड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स and that is the water content, because in this equation gamma d is inversely proportional to water content। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि ये वाटर कंटेंट पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर, that is gamma d is directly proportional to gamma w, so this is the also dependent upon this equation। नेक्स्ट अगर बात करें all of the above, इन दिस क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि सारे ऑप्शन जो हैं जो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, ड्राई डेंसिटी पे। सो दिस आंसर इज करेक्ट, इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट ऑफ द वाटर। सो दिस आंसर इज करेक्ट, इज ऑल ऑफ द अबव। आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आस्किंग इन गेट 1992 में, 1992 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार रीड करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है या प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो उसको। क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो क्या कह रहा है, द जीरो एयर वाइड्स कर्व, जीरो एयर वाइड कर्व इज नॉन लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर रहता है ओइंग टू, अब ये क्यों है नॉन लीनियर फंक्शन है, क्यों है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे हम लोग जानते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिए सारे ऑप्शन को पढ़ना चाहिए क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से हमें एक बार और चीजें समझ में आ जाती हैं। कल को कोई दूसरा ऑप्शन देगा, क्या देगा, उसकी बातें समझना जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे नहीं तब तक चीजें आप नहीं कर पाओगे। अगर हम बात करें द जीरो एयर वाइड कर्व इज नॉन लीनियर ओइंग टू, पहला है द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट डेटा ऑफ ड्राई डेंसिटी एंड, क्या बोला फिर से एक बार पढ़ते हैं, द स्टैंडर्ड एंड प्रॉक्टर टेस्ट डेटा ऑफ ड्राई डेंसिटी एंड करेस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट प्लॉटिंग एज नॉन लीनियर कर्व। ये कहना चाहता है कि नॉन लीनियर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट पे मतलब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो था उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, इस वजह से ऐसा होता है। चलो होता तो है, ये करवाता है, लेकिन जीरो एयर वाइड लाइन थोड़ी करवाता है, वो कंपैक्शन करवाता है। लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा है, उसने ये पूछा है कि द जीरो एयर वाइड लाइन के बारे में पूछा है आपसे। अगर इसके बारे में पूछता तो कर्वेचर सही है, बिल्कुल एकदम नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता। लेकिन भैया क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीरो एयर वाइड के बीच में पूछा है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो एयर वाइड। नेक्स्ट थिंग, बी ऑप्शन रीड करते हैं। द नेक्स्ट इज द ड्राई डेंसिटी एट 100% सैचुरेशन बीइंग अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द वाइड रेशियो। हाँ सही हो सकता है, इसको एक बार चेक करेंगे। तो क्या कह रहा है, द ड्राई डेंसिटी एट 100% सैचुरेशन बीइंग नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द वाइड रेशियो, बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, क्या, जब आपका 100% सैचुरेशन या होता है तो वहां पे जीरो वाइड रहते हैं। तो रिलेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं गामा डी इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे इक्वेशन को लिखूं जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ठीक, यहां पे क्या था, ईटा ए इज इक्वल टू 0 और एस इज इक्वल टू 1, ये भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जहां पे 100% सैचुरेशन होता है वहां पे जीरो एयर वाइड्स रहते हैं। तो ये इक्वेशन अगर आप देखोगे कि G इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गामा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाइड रेशियो। मतलब यहां से एक बात निकल के आ रही है कि गामा डी इज 1/1 प्लस ई। इसका मतलब यह हुआ कि ये दो रिलेशनशिप है आपस में नॉन लीनियर है। ये एक तरीके का y बराबर 1/x का ग्राफ है, y बराबर 1/x का ग्राफ है। किसका है, y बराबर 1/x का।
तो वो एक लाइन आपकी थोड़ा सा कर्वेचर बनती है, इस तरीके से इसमें देखोगे लगभग कर्वेचर आता है, मतलब ये जो लाइन हम बना रहे थे ये लाइन थोड़ा सा कर्वेचर रहता है। कैसा रहता है? कर्वेचर, एकदम स्ट्रेट नहीं रहती है, थोड़ा सा उसमें क्या रहता है? कर्वेचर। जैसे हम लोग y बराबर 1/x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, तो कर्व भी कुछ इसका ऐसे ही आता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को कर पाते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1/x का ग्राफ बन रहा था, तो 1/x का ग्राफ हमेशा क्या होता है कि अगर आप x को वाइड रेशियो को बढ़ाते चले जाओगे तो ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम चीजों को रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज द बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, इस तरीके से आप लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात कर लें, और भी ऑप्शन पढ़ना जरूरी इसलिए होता है, कई बार क्या क्वेश्चन पढ़ने के बाद अदर ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। द वाटर कंटेंट अल्टरिंग ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन, ये कह रहे हैं कि अगर हम वाटर कंटेंट को बदलते जाएं इस वजह से ये नॉन लीनियर आता है। ये तो कोई बात नहीं बनी, हाँ नॉन लीनियर आता है, लेकिन कौन सा कर्व आता है? अगर हम वाटर कंटेंट को चेंज करते हैं तो ये कॉम्पैक्शन कर्व चेंज होता है, जीरो एयरवाइड लाइन पे फर्क नहीं पड़ता है वहां से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द सॉइल बीइंग इज कॉम्पैक्टेड विद एन ऑड नंबर ऑफ ब्लोज। ये कह रहे हैं कि हम लोग ऑड नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं, इस वजह से मतलब ऑड नंबर ऑफ ब्लोज देने की वजह से ये जो कर्व है, ये आपका जो लाइन है ये नॉन लीनियर आती है। ऐसा भी कुछ नहीं होता है, चाहे आप 25 दीजिए चाहे 26 दीजिए, 26 का मतलब यहाँ पे इवन है, अगर इवन दोगे चाहे ऑड दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क किससे पड़ता है कि इसमें जीरो एयर वाइड लाइन में आप रिलेशनशिप देखोगे तो गामा डे इज 1/e रिलेशनशिप आता है। तो इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चंस के बारे में कुछ डील करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट थिंग इज, देखिए गेट के क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इनको अगर आप सॉल्व कर लेते हो फिर आपको ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी एग्जाम में बैठोगे मैक्सिमम चीजें आपके लगभग क्लियर हो जाएंगी। मैं इतनी बार चीजों को रिपीट करूंगा कि एकदम दिमाग में आपके बैठ जाए चीजें एकदम से। ठीक है, जब भी सॉइल पढ़ो, हाँ यार सर से पढ़ा था, चीजें अब बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं और अच्छे से हमको करना भी है। ठीक है, आप प्लीज रिवाइज करते रहिए सॉइल को, सॉइल के साथ में अदर सब्जेक्ट भी आप रिवाइज करते रहिए। टाइम को कहीं से वेस्ट मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम है आपके लिए। इस टाइम को जितना आप यूटिलाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर है और आप उतना ही पॉजिटिव बने रहोगे। ठीक है, कई बच्चे इसमें कम पढ़ाई करते हैं, कई अच्छा भी कर रहे होंगे, तो जो अच्छा करेगा वो अच्छा रिजल्ट भी उसका आएगा। तो आपको टाइम को क्या करना है? यूटिलाइज करना है बेहतरीन तरीके से। भले दिन में आपको 6-7 घंटे पढ़ने को मिलता है, लेकिन उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। बाकी टाइम अपना मूवी देखो, एंजॉय करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही से 6 घंटे बैठ के अगर पढ़ लेते हो दैट इज गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टॉपिक को कवर करना है। कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे गेट के, और भी बेहतरीन क्वेश्चन है जिनके बारे में हम अभी डील करने वाले हैं। ईएस के भी क्वेश्चन है जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ईएस के हैं, एसएससी जेई के हैं, उनसे हम लोग क्या करेंगे? डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड क्वेश्चन गेट, दैट इज रिलेटेड विद द गेट क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग यहाँ पे अभी डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है दैट इज ड्राई ओएमसी, इससे रिलेटेड है, प्लस कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। गेट में पूछा गया उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गेट 1997। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इन कॉम्पैक्शन टेस्ट, इन कॉम्पैक्शन टेस्ट as the compaction effort is increased, compaction effort बढ़ा दिया गया, increased the optimum moisture कंटेंट, ये कहा है कि अगर हम कंपैक्शन इफर्ट बढ़ा देते हैं तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? पहला ऑप्शन है डिक्रीज, बी ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट या रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। सी ऑप्शन कह रहा है दैट इज इंक्रीजेस,
इंक्रीजेस, और डी ऑप्शन कह रहा है दैट इज इंक्रीज फर्स्ट, increase first, thereafter decrease, thereafter decrease। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, गेट 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कंपैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर, कंपैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर, compaction by vibratory roller is the best method of compaction, in case of पहला ऑप्शन है, कह रहा है मॉइस्ट सिल्टी सैंड, बी ऑप्शन कह रहा है दैट इज वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड, सी ऑप्शन कह रहा है दैट इज क्ले ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, डी है, डी ऑप्शन कह रहा है सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को उसने मेंशन किया है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि इसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन एक साथ डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा है क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विथ सी फूड रोलर आर recommended for compacting ठीक है, compacting which type of soil? पहला है ग्रेनुलर सॉइल, ग्रेनुलर का मतलब समझ रहे होगे कोर्स ग्रेड ये सॉइल। बी है कोहेसिव सॉइल, सी है दैट इज हार्ड रॉक, डी है एनी टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में उसने बातें की है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट और क्वेश्चन लिखते हैं दैट इज रिलेटेड विद सेम थिंग, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये IES में पूछा गया था 1996 में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था SSC JEE में, देखो पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि SSC JEE में अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेकार है, जो अभी पूछे जा रहे हैं 2016, 17 में, 18 में, ये सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वो ES के लायक भी क्वेश्चन है। तो आप देखोगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर is most suitable for proof rolling subgrades and for
for finishing operation that is related with, ये कह रहा है कि फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ फिल्स, सॉइल को फिल किया गया फिल्स विथ क्लेई और सैंडी सॉइल्स। ठीक है, पहला है ए ऑप्शन कह रहा है दैट इज पिनोमेटिक रबर टाइप, पिनोमेटिक रबर टायर्ड रोलर। बी ऑप्शन कह रहा है कि दैट इज बी ऑप्शन है सीप फूट रोलर्स। और सी ऑप्शन कह रहा है आपका स्मूथ व्हील रोलर। और डी है वाइब्रेटरी रोलर। क्या है? वाइब्रेटरी रोलर। इतने क्वेश्चन मैंने लिखे और इनके बारे में एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब ये क्वेश्चन देखो सारे मैंने लिखे, ये सारे कहीं ना कहीं तो पूछे गए। बात करते हैं गेट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको डील करते हैं, जो कि गेट 1997 में ये पूछा गया है। क्या कह रहा है? इन कॉम्पैक्शन टेस्ट एज द कॉम्पैक्शन इफेक्ट इज इंक्रीज्ड। अगर हम इसको बढ़ा दें तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर इसको मैं ग्राफिकली समझूं, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज सोल्यूशन पार्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज 5। ठीक है, उसके बारे 4 नंबर क्वेश्चन उसके बारे में मैं डील कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। अगर मैं बात करूँ जो कर्व हमने बनाया था उसके बारे में, अगर हम देखें, सपोज दैट दिस द कर्व, कुछ इस तरीके से कर्व आपका बना था। अगर मैं 2 एनर्जी की बात करूं, दिस इज द गामा डी, ठीक है, और दिस इज द OMC दैट इज वाटर कंटेंट। दिस इज द OMC एट 1, दिस इज द OMC एट 2, दिस इज द एनर्जी लेवल E1, दिस इज द एनर्जी लेवल E2, और दिस इज द डेंसिटी मान लेता हूं, दिस इज द गामा D2, और इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो गामा D1। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे डेंसिटीज की, अगर यहाँ पे E2 ग्रेटर देन E1 है, मतलब कि पहले एनर्जी का लेवल कम था, बाद में आपने क्या किया, उसका वेट आपने हैमर, जो रैमर यूज करते हैं उसका वेट बढ़ा दिया, या उसकी हाइट आप बढ़ा दोगे तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, जो कि mgh होती है। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी जो तेजी से, जब कोई भी रैमर जब तेजी से गिरेगा, उसका वेट ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, ज़्यादा डेंसिटी आपको मिलेगी। तो उस समय क्या फर्क पड़ता है उसको देखते हैं। अब फ्रेंड्स E2 ग्रेटर देन E1 है, तो इस समय अगर आप देखोगे तो जो गामा D2 मैक्स है, दिस इज ग्रेटर देन गामा D1 मैक्स, डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन डेंसिटी बढ़ने से आप देखोगे यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट आपको कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब कंपैक्टिव इफर्ट आप बढ़ा देते हो तो आपको जाहिर सी बात है कम पानी मिलाना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी आपने बढ़ा दिया, पार्टिकल बहुत आसानी से अब डेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो OMC दैट इज 2 है लेस देन OMC 1। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि OMC पे क्या फर्क पड़ेगा, तो OMC क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो OMC हो गया क्या, डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर इज द आगरा, दैट इज ए। आप देख पाओगे कि यहाँ पे OMC क्या हो गया, कम, क्योंकि आपने एनर्जी लेवल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कई क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंपैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर्स इज द बेस्ट मेथड फॉर कंपैक्शन। हम बात करें कि जो वाइब्रेटरी रोलर्स होते हैं किस सॉइल के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। देखो हमने एक बात तो पढ़ी थी, वाइब्रेटर वहां पे यूज करते हैं जहां पे सॉइल आपकी लूज रहती है। लूज कौन सी सॉइल रहती है, या तो आप ग्रेवल यूज कर सकते हो या तो सैंड यूज कर सकते हो। तो हमारे सबसे अच्छा ये रहेगा कि कोई भी सॉइल जो लूज स्टेट में सैंडी सॉइल होगी उसके लिए वाइब्रेटर जो होता है बेस्ट होता है। देखिए क्ले के केस में क्ले का पार्टिकल इतना ज्यादा कोहेशन होता है कि अगर आप इसको वाइब्रेशन दोगे तो ये अपनी पोजिशन से इतनी जल्दी हटता नहीं है। लेकिन अगर वही
आप सैंड के केस में वाइब्रेटर यूज करोगे तो क्या करेगा, सैंड का पार्टिकल धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, क्योंकि भैया उसको जहां जगह मिलेगी कि आपस में कोहेशन तो है नहीं, मतलब आपस में अपने साथी से कोई संबंध नहीं होता बहुत ज्यादा है। लेकिन क्ले के केस में, सिल्ट के केस में पड़ोसी से बहुत ज्यादा संबंध होता है। क्यों? क्योंकि कोहेशन होता है, सरफेस चार्जेस होते हैं, पड़ोसी से बहुत ज्यादा उसकी रिश्तेदारी होती है, बहुत अच्छे संबंध होते हैं। लेकिन सैंड के केस में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, कहते हैं भाई हम अलग रहेंगे, तुम अपना अलग रहो, हमें जहां जाना है हम चले जाएंगे, ऐसा आपका सैंड के केस में होता है। तो सैंड को क्या होता है, जैसे बाहर से कोई वाइब्रेटर आता है कि धक्का दे देता है, इसे वाइब्रेट करता है, तो सैंड का पार्टिकल एक स्थान से क्या करता है, दूसरी तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेटर किसके लिए सुटेबल होगा, सैंड के लिए सुटेबल होगा, जो लूज मटेरियल होगा जिसमें आपस में कोहेशन नहीं होगा, इसलिए वाइब्रेटर यूज करते हैं। ये कहानी मैंने बता दी तो आपको हमेशा याद रहेगा कि क्ले का पार्टिकल तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके संबंध अच्छे बने होते हैं, ये एक पार्टिकल का दूसरे का चिपका रहता है, ठीक, अटैच रहता है। जो इंसान चिपका रहेगा तो दूसरे को जाने नहीं देगा, ठीक है, इस वजह से नहीं कर सकते। वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड, मॉइस्ट सिल्टी सैंड। अब देखिए सिल्ट की वजह से कुछ ना कुछ कोहेशन आ जाएगा। अब भाई कोहेशन सिल्ट की वजह से आएगा, अगर सिल्ट ने गलती से भी किसी सैंड पार्टिकल को पकड़ रखा होगा तो वो वाइब्रेट ना कर पाएगा, इसलिए सिल्टी ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ऑप्शन क्या होगा, दैट इज वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड, बिकॉज सैंड के केस में कोहेशन नहीं होता है। जैसे इसको वाइब्रेट करोगे, जैसे हमें किसी चीज को सीव एनालिसिस आप जैसे करते हो, प्रैक्टिकली देख लो कि आपको जब सैंड को कहीं पे सीव करना होता है, ठीक है, जब सीव करते हो तो अगर जितना ज्यादा ड्राई सैंपल रहेगा उतना अच्छा सीव होता है। लेकिन कहीं से भी उसमें कोहेशन आ गया या पानी गिर गया तो उसका क्या है, सीव एनालिसिस नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि ज्यादातर उसमें ड्राई सैंपल रखा जाए, तो कि कोर्स ग्रेन सॉइल होगी जो कि आपका देखोगे वेल ग्रेडेड सैंड होनी चाहिए, इसलिए सबसे अच्छा वाइब्रेटर। क्योंकि वेल ग्रेडेड इसलिए बोल रहे हैं, वेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए सभी प्रकार के पार्टिकल अवेलेबल होंगे, कुछ पार्टिकल छोटे भी होंगे, कुछ पार्टिकल सैंड के बड़े होंगे, मतलब कोर्स सैंड भी हो सकती है, फाइन सैंड भी हो सकती है, मीडियम सैंड भी हो सकती है। इस केस में जब वाइब्रेटर लगाओगे तो बड़ा पार्टिकल जाएगा, छोटा पार्टिकल जाएगा, बड़े और छोटे के बीच में जो मान लेते हैं कि बड़ा पार्टिकल है, ये है सैंड का, ये बड़े बड़े पार्टिकल हैं, कुछ मीडियम पार्टिकल हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, तो जो छोटा पार्टिकल होगा बीच में बैठ जाएगा, फिर छोटा पार्टिकल बीच में बैठ जाएगा, फिर छोटा पार्टिकल बीच में बैठ जाएगा, फिर बड़े पार्टिकल आ जाएंगे, फिर बड़े पार्टिकल आ जाएंगे, फिर से एक छोटा पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, फिर से छोटा पार्टिकल, जैसे जैसे वाइब्रेट करते जाओगे ना छोटा पार्टिकल बीच में बैठता चला जाएगा। अब जो छोटा पार्टिकल बीच में बैठता जाएगा तो डेंसिटी काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए क्या है, वेल ग्रेडेड के लिए सबसे अच्छा होता है। तो इस तरीके से देख सकते हो, बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं आप समझा रहा हूं ताकि आपको कितना दिमाग लगा दो कि समझ में सारी चीजें आ जाएं, ठीक है, जितना बेसिक हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड, या तो वेल ग्रेडेड देता या तो सैंड देता, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा तो हम लोग उसको करेक्ट लगा लेंगे, या लूज मटेरियल दे देगा तब भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीप फुट रोलर आर रिकमेंडेड फॉर द कॉम्पैक्टिंग। मतलब सीप फुट रोलर किसके लिए करते हैं, मैंने क्या बताया था, सीप मतलब भेड़ होती है, सीप की जो उसके ऊपर जो ऊन होती है, जो आपने देखा होगा उसके ऊपर जो उसके बॉडी के ऊपर सॉफ्ट होती है, रुई जैसा आपका मटेरियल दिखाई पड़ता है। तो सीप पहली बात तो मुलायम होती है, तो उसका जो फुट होता है, सीप फुट की अगर हम बात करें तो कुछ उस तरीके का रोलर होता है, और ये सूटेबल होता है कि आपका सॉफ्ट सॉइल के लिए। तो मैंने बताया था एस फॉर सॉफ्ट होता है, एस फॉर सीप होता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो जो सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल होंगे उसके लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। तो सीप फुट रोलर हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट इज द कोहेसिव ऑप्शन। कोहेसिव सॉइल का मतलब यहाँ पे क्ले होगा, हार्ड रॉक के लिए यूज नहीं करते हैं, एनी टाइप ऑफ सॉइल भी नहीं हो सकता। ग्रेनुलर सॉइल मतलब सैंड वैंड की बात कर रहे हैं, ग्रेवल की, दिस इज द नॉट करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज द बॉम्बे। ये IES 1996 में पूछा गया, SSC JEE में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि कहाँ पे यूज इसका करते हैं। उसके बाद में जैसे आप देख सकते हो जितनी भी सीप होती हैं, भेड़ होती हैं, ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे बहुत एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, ठंडा होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे भेड़ ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ से इनसे क्या कहते हैं, निकालते हैं लोग ऊन की। आपने देखा होगा जो ऊन मिलती है मार्केट में वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, क्योंकि उसकी जो ऊपर की बॉडी के ऊपर जो भी उसकी लेयर बनी होती है सीप के ऊपर, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। उसकी सीप की सॉफ्ट को निकाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, स्वेटर वगैरह उससे डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीख सकते हो, कोहेसिव सॉइल याद करना हमारे लिए बहुत आसान। नेक्स्ट बात करते हैं, SSC JEE में पूछा है 2017 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग, सबग्रेड एंड फॉर फिनिशिंग। सबग्रेड और फिनिशिंग दोनों के लिए यूज होता है। ऑपरेशन ऑफ फिल्स विथ क्ले और सैंडी सॉइल। क्ले भी है और सैंडी भी है, देखो दोनों बातें कर दिया। सिर्फ क्ले बात करता तो सीप फुट रोलर होता, सिर्फ सैंडी बात करता तो आपका क्या होता है, वाइब्रेटरी होता। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा रोलर होता है जो काम करता है। देखिए सीप फुट रोलर जो होता है वो आपका किसके लिए काम करता है, कोहेसिव सॉइल के लिए। किसके लिए आप काम करता है,
कोहेसिव सॉइल के लिए। तो ये हो गया। स्मूथ विल ये ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑल टाइप ऑफ सॉइल होता है, ऑल टाइप ऑफ सॉइल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें वाइब्रेटरी, तो ये किसके लिए होता है? सैंडी सॉइल के लिए होता है। किसके लिए होता है? सैंडी सॉइल के लिए। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या बोला, देखो इसने बोला है या तो फिल्स में क्ले हो या तो सैंडी हो, मतलब दोनों भी हो सकती, कोई एक हो सकती है। तो क्ले के लिए तो ये नहीं यूज कर पाते, तो ये गया। स्मूथ ऑल टाइप के लिए होता है। सी फूट रोलर, स्मूथ व्हील का मतलब ऑल टाइप का मतलब यहाँ पे ग्रेवल भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेवल तो बोला नहीं है। सी फुट रोलर की अगर बात करें तो ये कह रहा है कोहेसिव सॉइल के लिए, लेकिन हमारे केस में क्ले और सैंड दोनों हो सकता है। तो इसके लिए सबसे सही आंसर होता है पिनोमैटिक टाइप। क्या होता है? पिनोमैटिक टाइप रबर होता है, जो कि सैंड और सिल्ट के लिए यूज कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्मूथ व्हील रोलर जो होता है वो ऑल टाइप सॉइल के लिए होता है, ग्रेवल भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज द नथिंग बट दैट इज द आगरा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो कि रिलेटेड है गेट से। अभी तक हमने क्वेश्चन किए कितने? दैट इज 7 क्वेश्चन हमने टैकल कर चुका हूँ। कुछ और क्वेश्चन हम डील करेंगे दैट इज रिलेटेड विद द गेट से भी पूछे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि ईएस में डील किया है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डील करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विथ गेट क्वेश्चंस। आगे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बारे में यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं। आप देखोगे कि गेट के क्वेश्चन कोई टफ नहीं होते, बस समझना होता है। आपने अगर थ्योरी क्लासेस अच्छे से की होंगी तो सारे क्वेश्चन खुद ही कर ले जाओगे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करें आगे की, दैट इज रिलेटेड विथ सॉइल में। देखिए क्या है ना कि अभी चीज़ें आपकी थ्योरेटिकल बहुत हैं, लेकिन जैसे ही कॉम्पैक्शन खत्म होगा, जैसे न्यूमेरिकल लगभग खत्म ही हो रहे हैं, तो आगे के जितने भी पार्ट लगभग होने वाले हैं आप, वो मैक्सिमम क्या है आपके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन टाइप के हैं। तो उसमें काफ़ी मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। दैट इज रिलेटेड विथ कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे गेट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? गेट से क्वेश्चन, वो भी अच्छा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दैट इज IES 2004। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, सॉइल इज कंपैक्टेड एट, सॉइल इज compacted at which one of the following that is one of the following, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। when a higher compactive effort produces highest increase in dry density। ठीक है। पहला है दैट इज पूछा है ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। बी ऑप्शन है दैट इज ड्राई साइड ऑफ द OMC। सी ऑप्शन है वेट साइड ऑफ द OMC। और डी ऑप्शन कह रहा है दैट इज सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, इसके बारे में उसने डील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि IES में रिपीट हुआ है। IES अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि IES में 2003,
उसके बाद 2007, उसके बाद 2008, उसके बाद 2011। मतलब ये 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। व्हेन द कंपैक्शन एनर्जी इंक्रीजेस, व्हेन द कंपैक्शन एनर्जी, when the compaction energy increases the compaction of soil, the compaction of soils। पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है both OMC and मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी MDD, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिक्रीजेस। बी ऑप्शन है दैट इज बोथ OMC एंड MDD डिक्रीजेस। सी ऑप्शन है, क्या कह रहा है? सी ऑप्शन कह रहा है दैट इज OMC decreases but MDD increases। सी ऑप्शन कह रहा है OMC increases but MDD decreases। OMC increases but OMD decreases, ठीक है। OMC एंड डिक्रीजेस, ये सब ऑप्शन में उसने बता रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस के बारे में हमको यहाँ पे डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अगली जो मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज रिलेटेड विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी obtained in the field to the proctor's maximum dry density is called ए ऑप्शन है दैट इज compactive effort। बी है डेंसिटी इंडेक्स। सी है रिलेटिव डेंसिटी। डी है रिलेटिव कंपैक्शन। ठीक है, इस तरीके से उसने बात की। अब एक एक करके क्वेश्चंस को डील करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी के साथ में, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है द फैक्टर विच affects the compaction factor which affect the compaction is, पहला है ए ऑप्शन है मॉइस्चर कंटेंट। बिल्कुल सही है भैया, मॉइस्चर कंटेंट। बी है दैट इज मेथड ऑफ कंपैक्शन। सी है टाइप ऑफ सॉइल। डी है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हैं, पहले हम डील करते हैं, उसके बाद में चीज़ों को आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड विथ, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दैट इज रिलेटेड विथ। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका सॉइल इज कॉम्पैक्टेड
at which one of the following when higher compactive effort produces highest increase in dry density, क्या है? ऑप्टिमम वाटर कंटेंट हो सकता है, या उस पे आपको ये डेंसिटी मिलती है, क्या ड्राई ऑफ द ओएमसी मिलता है, या वेट साइड ऑफ ओएमसी मिलता है, या सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट पे आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अभी मैंने क्या पढ़ा था, दैट इज रिलेटेड विद, अगर मैं बात करूं कर्व से, इसको थोड़ा सा कर्व से रिलेट कराएंगे। दो कर्व मैंने बना दिए, एक कर्व ये बनाया, एक कर्व ये बनाया, ठीक है। दिस इज द E2 एनर्जी, दिस इज द E1, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज द OMC1, दिस इज द OMC2, क्लियर। ये जो डेंसिटी की मैं बात करूं, दिस इज द गामा D1, दिस द डेंसिटी इज गामा D2। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा बात करें, दिस द एनर्जी E2 इज ग्रेटर देन E1, सो दैट कि गामा D2 is greater than gamma D1 and OMC that is 2 is less than OMC 1, because if the compactive effort अगर आप बढ़ा देते हो तो वहाँ पे ड्राई डेंसिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना। ये कहना चाहता है कि अगर हम हायर कंपैक्टिव एफर्ट लगाएं, एनर्जी ज़्यादा लगाएं, तो आप ये बताइए कि जो हाईएस्ट इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी मिलती है वो वेट साइड मिलती है या ड्राई साइड मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप देख सकते हो कि जो हाईएस्ट ड्राई डेंसिटी आपको मिलना चाहिए वो कहाँ मिलेगी, ये है आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, उसके इस साइड में आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपको चांसेस है कि आपको देखोगे जो OMC का पॉइंट होगा उसके साइड में नहीं, उससे थोड़ा पहले मिलेगी। तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। क्यों? यहाँ पे वेट ऑफ ऑप्टिमम क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि वेट ऑफ ऑप्टिमम का जो पॉइंट होगा वो इसके इधर होगा, लेकिन डेंसिटी आपको OMC या OMC के जस्ट यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगी जब आप एनर्जी को बढ़ाओगे। ड्राई इसलिए बोला क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते जाओगे आपको पानी की कम जरूरत पड़ेगी, जो कि आप उसमें मिक्स कर रहे हो कंपैक्शन के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। दिस द करेक्ट आंसर इज ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। वेट ऑफ ऑप्टिमम तब होता जब पानी ज़्यादा मिलाते, लेकिन आपने एनर्जी तो बढ़ा दिया। अगर आपको एनर्जी कम कर दोगे तो यही चीज़ वेट ऑफ ऑप्टिमम हो जाती है, वेट साइड ऑफ OMC हो जाता, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कंपैक्शन एनर्जी इंक्रीजेस, ये क्वेश्चन 4 बार पूछा, 2003, 2007, 2008, 2011 IES। व्हेन द कंपैक्शन एनर्जी इंक्रीजेस द कंपैक्शन ऑफ सॉइल, ध्यान दीजिएगा, बोथ OMC एंड MDD डिक्रीजेस, बोथ OMC एंड MDD, बोथ वाला आंसर तो गलत, क्योंकि बोथ चीजें कोई घट नहीं सकती, दोनों चीजें बढ़ नहीं सकती, तो बोथ वाला आंसर तो गया। एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी, एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अब वो एक चीज और दूसरी चीज घटेगी, कौन सी बढ़ेगी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। OMC डिक्रीजेस बट MDD इंक्रीजेस, एकदम सही है। लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, OMC इंक्रीजेस बट MDD डिक्रीजेस। आप देख सकते हो इसी कर्व से मैंने एनर्जी बढ़ा दिया, E1 से मैंने बढ़ा दिया E2। सपोज दैट E1 आपका 500 था, मैंने E2 को 600 कर दिया, तो इससे क्या होगा कि आपकी डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन OMC भी देखोगे आप कम हो जाएगी, क्योंकि पहले OMC था वो ज़्यादा था, सपोज दैट मान लेते हैं 20% था, अब जो OMC लगेगा वो 15% लगेगा। डेंसिटी सपोज दैट मान लेता हूँ कि पहले 15 मिल रही थी, अब आपको 18 मिलेगी लगभग। तो आप देख सकते हो कि आपकी डेंसिटी जो होती है, ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, वो बढ़ जाती है और मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, कर सकते हो। दिस द करेक्ट आंसर इज OMC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन्ड इन द फील्ड टू द प्रॉक्टर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज कॉल्ड एज। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेटिव कॉम्पैक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। थ्योरी पार्ट में हमने डिस्कस किया था, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ा डील करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डील करने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। रिलेटिव कंपैक्शन इज इक्वल टू गामा डी, दैट इज गामा डी फील्ड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज रिलेटिव कंपैक्शन इज इक्वल टू गामा डी फील्ड डिवाइड बाई गामा डी मैक्स दैट इज लैब इंटू 100।
तो रिलेटिव कंपैक्शन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ गामा डी फील्ड ड्राई डेंसिटी एट फील्ड टू द ड्राई डेंसिटी एट द लैब। लैब में आपको सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं, इस वजह से आप उसकी डेंसिटी ज़्यादा अचीव कर सकते हो। फील्ड में उतनी ज़्यादा आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी कह सकते हो, सारे इक्विपमेंट नहीं अवेलेबल होंगे, वाटर कंटेंट सही से नहीं निकाल पाओगे, इसलिए आप देख पाओगे कि जो ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे अचीव कर सकते हो, लैब में। क्योंकि लैब में जितना अच्छा आपके पास इक्विपमेंट होगा उतना आप फील्ड पे नहीं कर सकते। ओवन ड्राई आपको नहीं अवेलेबल होगा, ओवन ड्राई ज़्यादातर कहाँ होती है, लैब में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेटिव कंपैक्शन। रिलेटिव कंपैक्शन का एक और फार्मूला होता है, दैट इज 80 + 0.2 ID। ID क्या होता है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। दिस इज द IT, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी बोलो इसको, और डेंसिटी इंडेक्स। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स, इसका फार्मूला हम लोग तो पता है, और ये वैल्यू परसेंटेज में होगी। ID की वैल्यू क्या लिखते थे हम लोग, याद कर लेते हैं एक बार, फिर से रिकॉल करते हैं। E max - E natural डिवाइड बाई E max - E minimum। देखिए हमें आता है, लेकिन हम बार बार जहाँ पे भी कोई चीज़ यूज होगी उसको हम लोग बार बार क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखने से क्या होता है, चीज़ें थोड़ा सा रिकॉल होती रहती हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है, थ्योरेटिकल भी बना सकता है। थ्योरेटिकल ऐसे बोल देगा, कह देगा इट इज़ द डिफरेंस ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वाइड रेशियो या लूजेस्ट स्टेट वाइड रेशियो माइनस नेचुरल वाइड रेशियो डिवाइड बाई लूजेस्ट स्टेट में जो वाइड रेशियो है माइनस डेंसेस्ट स्टेट में जो वाइड रेशियो, उसका रेशियो को क्या कहते हैं। ऑप्शन बना के देगा, रिलेटिव कंपैक्शन देगा, रिलेटिव डेंसिटी देगा, डेंसिटी इंडेक्स देगा। आप तो पहचानते हो, बहुत आसानी से उसको लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन अगर हम पढ़ें, कंपैक्टिव फट तो कोई बात ही नहीं होती है, डेंसिटी इंडेक्स नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो E max - E नेचुरल की बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। रिलेटिव कंपैक्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलेटिव कंपैक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें, द फैक्टर विच इफेक्ट द कंपैक्शन इज मॉइस्चर कंटेंट, मेथड ऑफ कंपैक्शन, टाइप ऑफ सॉइल, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा कम करने से भी फर्क पड़ता है। एक लिमिट तक मॉइस्चर कंटेंट आप मिलाते हो तो आपका कर्व क्या है, सपोज दैट ये कर्व मैंने बनाया, एक लिमिट तक मॉइस्चर कंटेंट आप 0 पे थे, 0 से बढ़ाते चले गए, एक जगह OMC आ गया जिसपे आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। लेकिन जैसे फर्दर आप ऐड करोगे मॉइस्चर, तो वो क्या करेगा, जिस स्थान पे सॉलिड का स्थान होना चाहिए वहाँ पे आपने पानी ऐड कर दिया, इससे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे वैल्यूम बढ़ रहा होगा। और डेंसिटी इक्वल टू आप क्या लिखते हो, दैट इज डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू। तो ज़्यादा OMC से ज़्यादा मॉइस्चर ऐड करने से क्या होता है कि कॉम्पैक्शन में डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो पहला फैक्टर तो डिपेंड कर गया। मेथड ऑफ कंपैक्शन का मतलब आप रोलर से कर रहे हो, वाइब्रेटर से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, राइमर से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मेथड ऑफ कंपैक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्टर टेस्ट से कर रहे हो या मॉडिफाइड प्रॉक्टर कर रहे हो। टाइप ऑफ सॉइल, आप सैंड का कर रहे हो, किसका कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसको हम समझ सकते हैं कैसे, सपोज दैट कि इस ग्राफ को अगर मुझे समझना है कि टाइप ऑफ कैसे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। दैट इज रिलेटेड विथ टाइप ऑफ सॉइल में देखो अगर हम बात करें, दैट इज रिलेटेड विथ कि कैसे भैया ये टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है। उसका एक मैं ग्राफ बनाता हूँ जो कि आप नोट कर लीजिएगा, थ्योरी क्लास में भी उसको हम थोड़ा सा बताए हैं, उसको डिटेल में बताए थे, लेकिन मैं इसको थोड़ा मर्ज करके बताऊंगा। मर्ज इन द सेंस कि आपको एक साथ बता दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कैसा डिपेंड करता है सॉइल टाइप पे, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ सॉइल पे कैसे डिपेंड करता है, ये हम थोड़ा सा डील करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट दैट इज रिलेटेड विथ टाइप ऑफ सॉइल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ सॉइल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट सी ऑप्शन से मैं रिलेट कराऊंगा। सपोज दैट कि दिस इज द कर्व, ठीक है, दिस इज द कर्व। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कर्व में बात करने जा रहा हूँ। सपोज दैट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सपोज दैट कि आपके क्लेई सॉइल है, तो कुछ ग्राफ जो है आपका इस तरीके से आएगा, रेगुलर ग्राफ इस तरीके से आप देखोगे ग्राफ बदलते जाएंगे। सपोज दैट कि दिस इज द कर्व, कैसे बदलता है मैं सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, एक दो और कर्व बना लो, चाहे जिसको जितना बनाना चाहो बना सकते हो। दिस इज, मान लेते हैं दिस द CH, दिस इज द MH। देखिए जितना हाईली क्ले होगा उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि जितना फाइनल पार्टिकल होता है उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होती है, नंबर ऑफ वाइड रेशियो ज़्यादा होते हैं। MH की बात कर लिया, उसके बाद में सिल्ट, हाई सिल्ट की ज़्यादा डेंसिटी होगी एज कम्पेयर टू
क्लेई सॉइल की, ठीक है, क्योंकि सिल्ट का पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज नेक्स्ट इज एक होगा पुअरली ग्रेडेड सैंड होगा, दैट इज पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड दैट इज पुअरली ग्रेडेड सॉरी SP लिख सकते हैं SP। वेल ग्रेडेड सैंड होगा तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज SW वेल ग्रेडेड। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेल ग्रेडेड ग्रेवल, अगर मैं बात करूं दैट इज ग्रेवल, ये ग्रेवल का कर्व हो सकता है। तो आप देखोगे कि जिसका ज़्यादा वेल ग्रेड सैंड का कर्व ज़्यादा ऊपर होगा, डेंसिटी उसकी ज़्यादा अचीव होगी। क्यों? क्योंकि उसके केस में अगर आप देखोगे वेल ग्रेड में सभी प्रकार के पार्टिकल अवेलेबल होंगे, इसलिए कॉम्पैक्शन उसका अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ पे छोटा स्थान होगा वहाँ पे छोटा पार्टिकल चला जाएगा। लेकिन अगर पुअरली ग्रेडेड सैंड है, इसका मतलब सब एक ही प्रकार के पार्टिकल हैं, उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जो स्पेस खाली होगा उसका कोई भर नहीं पाएगा। लेकिन वेल ग्रेडेड में भर जाता है। कैसे? क्योंकि जो छोटे पार्टिकल घुस जाते हैं उसके अंदर। इस वजह से आप कह सकते हो कि जो वेल ग्रेडेड सैंड होगी उसकी आपकी डेंसिटी थोड़ा ड्राई डेंसिटी ज़्यादा अचीव होती है। तो इस तरीके से कर्व है, थोड़ा सा एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो बहुत अच्छा याद करने का तरीका है कि जितना ज़्यादा उसका पार्टिकल बड़ा होगा उसका कॉम्पैक्शन अच्छा होगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल में वेल ग्रेडेड ग्रेवल का आपका ड्राई डेंसिटी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? इसका एक रीज़न समझते हैं। देखो, मैंने एक ग्रेवल बना दिया, एक ही साइज के पार्टिकल हैं जो कि पुअरली ग्रेडेड है। आप देखोगे जब इसको कंपैक्शन करोगे तो जाकर के ये ऐसे मिल जाएंगे, थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे इस तरीके से, लेकिन इनके बीच में वाइड रह जाएगा। लेकिन अगर यही मान लिया सभी प्रकार के पार्टिकल होते हैं इसके पास इस तरीके से, ठीक है, छोटे पार्टिकल भी बहुत सारे होते हैं इस तरीके से, जब आप इसको कंपैक्ट करते कंपैक्शन करते तो आप देखोगे ये पार्टिकल तो ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो छोटा पार्टिकल थे वो यहाँ पे आकर के बैठ जाएंगे। जब छोटा पार्टिकल बीच में बैठ जाएगा, क्योंकि ये वेल ग्रेडेड है, क्या है? वेल ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल में सभी प्रकार के पार्टिकल होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा डेंस होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो आप देखोगे दिस इज, मान लेते हैं गामा D1 है और दिस इज द गामा D2 है, तो आप देखोगे गामा D2 ग्रेटर देन गामा D1 आएगा, बिकॉज दिस इज द वेल ग्रेडेड, दिस इज द वेल ग्रेडेड सॉइल है, ठीक है। दिस इज द पुअरली ग्रेडेड है, क्योंकि इसमें क्या है? पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो यार इससे आप इसको रिलेट कर पाओगे कि कैसे चीज़ों को बताना है। बहुत ही प्रैक्टिकली रीजन है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जिसमें सभी प्रकार के पार्टिकल होंगे उसमें कुछ बड़े पार्टिकल भी होंगे, कुछ छोटे पार्टिकल होंगे। जब आप उसको कंपैक्ट करोगे तो जो भी इसके बीच में वाइड बचेगा खाली स्थान, यहाँ पे कोई छोटा भरने वाला नहीं था क्योंकि एक ही प्रकार के पार्टिकल थे, तो इनके बीच में खाली स्थान बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कोई भर नहीं पाएगा। जब भर नहीं पाएगा तो आप देखोगे इसकी डेंसिटी कम आएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आप देखोगे इसका वॉल्यूम तो अच्छा खासा है, लेकिन मास कम मिलेगा। मास डिक्रीज है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे देखोगे कि कॉम्पैक्ट करने के बाद में इसका जो मास बन के आएगा टोटल ये बन के आएगा, और इसके बीच में छोटे पार्टिकल हो जाएंगे, तो आप देखोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ों को कर पाते हो। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो मैं डील कर चुका हूँ यहाँ पे। तो आप देखोगे इसके कर्व अगर कल को पहचानने को दे दे, 2 कर्व बनाएगा, एक साथ सारे कर्व नहीं बनाएगा। अगर बना भी देता तब भी पहचान सकते हो कि जो यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज द कर्व, एक और कर्व मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दैट इज दिस, ये हो जाएगा कर्व आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल, दैट इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो इसको लिख सकते हो GW वेल ग्रेडेड ग्रेवल। उसके बाद में ये है पुअरली ग्रेडेड, दैट इज PW, दैट इज GP। अगर मैं लिखूँ पुअरली ग्रेडेड, PG लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से इसकी डेंसिटी को आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसको लर्न किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ और क्वेश्चन है जिनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग। अगला जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, आई होप कि ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे वाटर कंटेंट था और यहाँ पे गामा D। क्लियर? बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको अगर आप डील कर जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पे किताबों में लिखा नहीं मिलेगा तुमको कि ये वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड में कम क्यों होता है। मैंने अपने तरीके से इसको बताया ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। किताब में तो सीधे लिख दिया जाता है कि वेल ग्रेडेड की ज़्यादा डेंसिटी होगी, किसी की कम होगी। अब ये नहीं बताता कि भैया कम क्यों होगी, ज़्यादा क्यों होगी, वो मैंने आपको बता दिया। आप इसको सीख सकते हो एकदम से। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करें, अगली जो बात है, 2 क्वेश्चन और रिलेट करेंगे और अपने टॉपिक को लगभग खत्म करेंगे। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर लगाइएगा इसका। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, ठीक है। आगे कुछ और क्वेश्चन है जिनको हम थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे फ्रेंड? डी। सब पे डिपेंड करता है। इट इज नोन दैट, क्वेश्चन नंबर 12, इट इज known that
इट इज नोन दैट सी फूट रोलर, it is known that seafood roller are ideally suitable for compacting excessively fat clay के बारे में बात बताया है उसने. Which of the following best describe the action of such roller that is, first is nothing but that is kneading action B है tamping action. Next is C is grinding action. Last one roller action या रोलिंग बोल सकते हैं इसको, रोलिंग. इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया. क्वेश्चन नंबर 13 पे डील करते हैं. द रेशियो ऑफ एनर्जीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द रेशियो ऑफ एनर्जीज imparted to soil sample in modified Proctor's compaction test and standard Proctor's compaction test is about पहला है A that is 11.0, B है 2.6, C है 4.5 और D है that is 1.8. अब डील करते हैं एक एक करके, ठीक है. इतना क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रिलेट करते हैं. इट इज नोन दैट कि सी फुट रोलर आर आइडियली सुटेबल फॉर कंपैक्टिंग एक्सेसिवली फैट क्ले. पहली बात तो ये जान लो कि जो सी फुट रोलर यूज करते हैं वो कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं, दैट इज फॉर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल, दैट इज कॉल्ड फैट क्ले, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन, मतलब किस एक्शन के थ्रू उसका कॉम्पैक्शन होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है नीडिंग एक्शन, दैट इज टैंपिंग एक्शन, ग्राइंडिंग रोलर. इसका नाम लिखते हैं हिंदी में, दैट इज टैंपिंग का मतलब होता है गुथाई करना, गुथाई. इसका टैंपिंग का बात करें तो ये होता है दैट इज कुटाई. देखिए पता होना चाहिए कम से कम, हिंदी में पता हो, कुटाई करना. ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, और इसका मतलब रोलिंग करना, रोल करना, ठीक है, रोल करना. कम से कम इतना पता रहेगा तो हम कर ले जाएंगे क्वेश्चन को. देखिए जब यहाँ पे क्ले है, इसको क्ले तो पहले से पिसा रहता है, तो पीसने वाला ऑप्शन तो गया. रोलिंग का भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ रोल उसी पे करते हो जिसमें कोहेसन नहीं होता ज़्यादातर. नेक्स्ट अगर हम बात करें, टैंपिंग एक्शन होता है, उसके बाद नीडिंग एक्शन होता है. देखिए टैंपिंग एक्शन भी वहीं पे करते हैं जहाँ पे पार्टिकल थोड़ा बड़े रहते हैं और उसको छोटा करना होता है. तो टैंपिंग एक्शन मतलब कुटाई. कुटाई कहाँ करते हो, जहाँ पे आपके पार्टिकल थोड़ा सा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनको छोटा करना होता है. तो क्ले का पार्टिकल ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, तो उसको तो कॉम्पैक्शन आपने टैंपिंग करनी नहीं है, तो आंसर गया, टैंपिंग भी नहीं होगा. करेक्ट आंसर इज द नीडिंग. अब नीडिंग गुथाई क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, रोटी बनाने के लिए हमको आटे की गुथाई करनी पड़ती है, ऐसे क्ले को भी हम लोग क्या करना पड़ता है, गूथना पड़ता है. नीडिंग
नीडिंग एक्शंस में रोलर का जो काम होता है, जब उसको कॉम्पैक्ट करता है तो वो सेम वैसे करता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, आटे को मिक्स करके उस पर गुथाई करते हैं। ऐसे ही क्ले के केस में जब हम लोग सीप फुट रोलर को यूज करते हैं तो वो भी इस तरीके की गुथाई करता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नीडिंग एक्शन। हिंदी पता होगी, कर ले जाओगे। कई बार क्या होता है, हमको नीडिंग एक्शन पता ही नहीं होता है, तो अब आपको प्रैक्टिकली पता होगा गुथाई होता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज द आगरा। नेक्स्ट अगर बात करें, द रेशियो ऑफ एनर्जी इज इम्पार्टेड टू सॉइल सैंपल इन मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट एंड स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट इज अबाउट। तो देखिए मॉडिफाइड में अगर हम बात करें, एनर्जी E2 आई थी, जो कि आपकी आई थी लगभग 2692 के आसपास समथिंग करके आई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें E1 की, लगभग 592 के आसपास एनर्जी निकल के आई थी। तो रेशियो पूछा है E2 डिवाइड बाई E1, तो इसका जो रेशियो आएगा 2, ये किलो जूल पर मीटर क्यूब में आई थी एनर्जी, ये भी किलो जूल पर मीटर क्यूब में आई थी, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2692 दैट इज डिवाइड बाई 592 पॉइंट समथिंग करके आता है, डिवाइड करोगे लगभग आंसर आएगा 4.5 के आसपास। अगर वो इंडियन स्टैंडर्ड पूछता तो ये 2700 के आसपास पहुंचा जाता है, 2701 के आसपास आता है, ये 593 आता है। तो वहाँ पे जो आंसर निकल के आता है वो, अगर ये पूछता, ये तो किसके लिए था, प्रॉक्टर टेस्ट की बात कर रहे थे। किसके बात कर रहे थे, प्रॉक्टर टेस्ट की बात कर रहे थे। अगर यही IAS कोड के अकॉर्डिंग पूछते, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूछते, तो यही आंसर 4.56 होता। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में वो कहाँ से पूछा है, इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर रहा है कि प्रॉक्टर टेस्ट या मॉडिफाइड प्रॉक्टर की बात किया। आपका आंसर जो हो जाएगा, दिस द सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन की बात करें, दैट इज क्वेश्चन इज स्मूथ व्हील roller is suitable for which type of soil, ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहला ऑप्शन है दैट इज हमारा स्मूथ व्हील, दैट इज कोहेसिव सॉइल। बी है सैंडी सॉइल। सी है दैट इज सैंडी सॉइल, कोहेसिव सॉइल, ग्रेवली सॉइल। और डी ऑप्शन है ऑल टाइप ऑफ सॉइल। तो हमने पहले भी डिस्कस किया, कोहेसिव सॉइल के लिए कौन सा होता है, सी फुट होता है, सैंडी के लिए वाइब्रेटर होता है, ग्रेवली सॉइल के लिए देखोगे फिर वाइब्रेटर यूज कर सकते हो, लेकिन ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए सुटेबल होता है। तो स्मूथ व्हील जो रोलर होता है, दिस इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। अब कुछ और एक बात करते हैं, कंपैक्शन का फायदा क्या होता है, उस पर एक क्वेश्चन डील करते हैं, क्योंकि हमने थ्योरी को पढ़ रखा है। एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या फ़र्क पड़ता है कॉम्पैक्शन से, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डील करते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में, अब 15 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 14 तक पहुँच गए हैं, एक और क्वेश्चन कर लेंगे तो लगभग 15 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन रिलेटेड विथ क्वेश्चन नंबर 15, विच properties of soil changes या improve, which properties of soil improve with compaction। अच्छा क्वेश्चन है। compaction पहला है that is soil bearing capacity। बी ऑप्शन है reduce permeability। सी ऑप्शन है दैट इज reduce settlement। और डी ऑप्शन है दैट इज all of the above।
ये क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग डील करेंगे। देखिए मैंने बताया था शुरुआत में जब पढ़ाया था कि जब डील कर रहे थे कॉम्पैक्शन करने से सॉइल की बहुत ज़्यादा मजबूती होती है, उसकी ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है, उसका सेटलमेंट कम हो जाता है, उसकी परमेबिलिटी कम हो जाती है, उसका वाइड रेशियो कम हो जाता है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसका सेटलमेंट कम हो जाता है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है, ये सारी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, दैट इज सही है, ये इंप्रूव हो जाती है। रेड्यूस परमेबिलिटी बिल्कुल सही है, रेड्यूस हो जाती है। रेड्यूस सेटलमेंट बिल्कुल सही है, और ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन किए। इसके अलावा आपको कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम से पूछे हों, चाहे SSC JEE हो, चाहे वो IAS हो, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की बात कर लो, कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, प्लीज़ उसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप प्रैक्टिस करिए। आपको देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी लेक्चर हमारे हैं इसके कॉम्पैक्शन पे, मैक्सिमम आपको वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेटर आपके लिए है, उतना आपकी थ्योरी पे कमांड होती चली जाएगी और आप देखोगे कि आपको सॉइल में फुल मज़ा आने वाला है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।